Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. ह्यूमंस वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर थे, फिर हमने खुद से बेहतर क्रिएचर बना दिया। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Mark my words. 74% इंडियंस को लगता है कि एआई उनकी जॉब छीन सकता है। वही 75% सीईओज का कहना है कि एआई उनके बिजनेस में ग्रोथ कर सकता है। नो डाउट इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कर सकता है, आने वाले 10 साल बाद वो इससे कई गुना ज्यादा कर सकता होगा। ना सिर्फ बिजनेस बिल्डिंग, फिल्म मेकिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, बल्कि शायद वो सब कुछ जो ह्यूमन सोच या कर सकते हैं, सिवाय हमारी एक क्वालिटी को छोड़कर। वो क्वालिटी जिसकी मदद से आप इस रिडल को सॉल्व कर सकते हो। इस सवाल का जवाब हर वो इंसान दे सकता है जो कभी स्कूल गया हो, मतलब हम सब, क्योंकि इसके पीछे वो सुपर पावर काम करती है जिसने ह्यूमंस को दुनिया के 8.7 मिलियन स्पीसीज से अलग बना रखा है। वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम उन होमो इरेक्टस से आज के होमो सेपियंस बन गए, जंगल से मंगल तक का सफर कर पाए। वो एबिलिटी जिसने स्टीफन हॉकिंग्स की आंखों को ब्लैक होल दिखाया और हमें पर्दे पर वो पावर जिसने दुनिया को अनअकाउंटेबल इन्वेंशन दिया, जिसकी वजह से आप स्पेस, एलियन, ज़ॉम्बीज और इतने सुपर हीरो से मिल पाए। वो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी जो इन सब के अंदर थी, या फिर ऐसे बोलूं कि इनको पता था इसको कैसे अनलॉक करना है। वो यूनिक स्किल जिसने होटल रूम्स को ओयो, फोन को स्मार्टफोन, ऑटो को कैब, मार्केट को अमेज़न और रेस्टोरेंट्स को ज़ोमैटो या स्विगी में कन्वर्ट कर दिया। एक ऐसी ह्यूमन ट्रेट जिसकी वजह से आप दुनिया को समझने का नजरिया बनाते हो, और जब इसकी कमी होती है तो आपकी मेंटल प्रोसेसिंग वीक हो जाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, आपका इंप्रेशन खराब बनता है और अल्टीमेटली आप एक आम इंसान बनकर दुनिया से चले जाते हैं। ये है ह्यूमंस की क्रिएटिव एबिलिटी। यह है एक आम इंसान, एक कॉमन ह्यूमन जो दो चीजों से मिलकर बना है, रियलिटी और इमेजिनेशन, जिसका कंबाइंड यूज करके ही हम अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को टैप कर पाते हैं। पर आज के टाइम पे ये विंगमैन ना एक क्लोज्ड बॉक्स में बंद होकर रह गया है। 5 ऐसी वॉल्स है जिनकी वजह से हम चाहकर भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अचीव नहीं कर पाते। वो थिंकिंग जो सिर्फ आर्ट, सिनेमा, साइंस के लिए नहीं, बल्कि एक मैजिक वैंड है जो आपको किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बना सकती है। स्पेशली आज के टाइम पे जब एआई स्किल्स को ओवरकम कर रहा है, वर्ल्ड इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है और हम खुद रोज हजारों नई चीजें एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आप 5 वॉल्स को समझने वाले हो, कैसे इनकी वजह से आप चाहकर भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पाते। उसके बाद ब्रेन के कौन से पार्ट्स में एग्जिस्ट करती है आपकी क्रिएटिविटी, मतलब हम आपके विंग्स की बात करेंगे। और लास्ट में जानेंगे कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशंस और खुद की पर्सनालिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो, मतलब ओपनिंग द विंग्स। ये पिक्चर याद है? बहुत ही कम लोग होंगे जो इसका आंसर ढूंढ पाए होंगे, और इसका आंसर था, अब अगर इसी इमेज को आप स्कूल में पढ़ते अपने छोटे भाई या किसी ऐसे बच्चे को दिखाओ जो भी प्राइमरी में पढ़ रहा है, जिसको सिर्फ 1 2 3 ही आती है, वो शायद बहुत आसानी से इसका आंसर बता देगा। रीजन, क्रिएटिविटी फॉल्स विद एज। और ये क्लेम नासा की एक रिसर्च का भी था। 1960s के टाइम पे जब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ जीनियस माइंड ढूंढ रहे थे, उस टाइम पे डॉक्टर जॉर्ज लैंड ने लगभग 1600 बच्चों पर एक स्टडी शुरू करी, जिसमें सभी बच्चों की एज 3 से 5 साल के बीच में थी। वो इस रिसर्च को करना तो सिर्फ एक बार चाह रहे थे, पर उन बच्चों पर उनको 15 साल तक रिसर्च करना पड़ा। तो हुआ क्या था, उन्होंने सभी बच्चों से कुछ लॉजिकल और क्रिएटिव टेस्ट करवाए, और जब रिजल्ट सामने आए तो 98% बच्चे क्रिएटिव जीनियस साबित हुए। रिजल्ट बहुत शॉकिंग थे, तो उन्होंने बच्चों पर अपनी स्टडी को कंटिन्यूड रखा, और 10 साल के होने पे दोबारा रिजल्ट देखे, तब उनमें से सिर्फ 30% ही क्रिएटिव बचे थे। इवन जब 5 साल बाद फिर से चेक किया गया तो ये नंबर 12% पहुंच गया, और लास्ट में जब उन्होंने एडल्ट एज हिट कर ली, उनको फिर से री एग्जामिन किया गया, तब सिर्फ 2% यंगस्टर्स ही क्रिएटिव रह गए। इस पूरी स्टडी ने ये कंक्लूड कर दिया कि नेचुरली हम सब क्रिएटिव पैदा होते हैं, और यही रीजन है कि बचपन में हमें स्पोर्ट्स से ज्यादा कार्टून्स पसंद होते हैं।
भूतों को हम सच मान रहे होते हैं, उनसे डर रहे होते हैं, या फिर उल्टी सीधी चीजों की गेम बनाकर खेल रहे होते हैं। बोर कैसे होना ये हमें पता ही नहीं होता। इनफैक्ट जब कोई पूछता है कि बड़े होकर क्या बनना है, तो हमारे जवाब कैसे होते हैं, एस्ट्रोनॉट बनना है, सुपर हीरो बनना है, सुपरमैन बनना है। लेकिन जैसे पाब्लो पिकासो ने कहा था ना, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रो अप। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, अनजाने में हमारे आसपास एक बॉक्स बिल्ड होता जाता है। 5 इनविजिबल वॉल्स हमारे इमेजिनरी विंग्स को कवर करती जाती है, और इनमें से पहली वॉल है स्टैंडर्डाइज्ड स्कूलिंग। YouTube पे वन ऑफ द मोस्ट वॉच टेड टॉक है टू स्कूल स्किल क्रिएटिविटी, जिसमें केन रॉबिन्सन एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार 6 साल की एक बच्ची क्लास में बैठकर ड्राइंग बना रही होती है। उसके टीचर उससे पूछते हैं कि तुम क्या बना रहे हो। बच्ची कहती है, आई एम ड्राइंग अ पिक्चर ऑफ गॉड। टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पर गॉड कैसे दिखते हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं है। और बच्ची कहती है, उन्हें बस 1 मिनट में पता लग जाएगा। अब उस वक्त वो बच्ची जो भी ड्रॉ कर रही थी वो जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन वो उसकी खुद के ख्यालों की बनावट होगी। लेकिन इसी जगह जब उसे बताया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है, वहां उसके क्रिएटिव थॉट्स बंधना शुरू हो जाते हैं। स्कूल्स का ये रटने वाला कल्चर, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स और हाई मार्क्स की दौड़ हमें एजुकेट तो करती है, पर सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए, जो अल्टीमेटली हमें सिर्फ कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स में सोचना सिखा देती है। और उसी के साथ खड़ी होती है सेकंड वॉल, नो रॉन्ग कल्चर। ऐसा आपको कितना की याद है कि आपने कभी कोई गलती करी हो पर आपको उस पर बुरा ना लगा हो? शायद ऐसा कुछ याद ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटे से हमें ये सिखाया जाता है कि गलती करना पाप है। कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, टीचर्स की मार। घर पे कोई गलती कर दी, पेरेंट्स की डांट। बाहर कुछ गलत कर दिया तो दूसरों का मजाक। ये सब कहीं ना कहीं हमें ये सिखा देता है कि अगर कुछ गलत कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर आप कुछ गलत ही नहीं कर रहे तो उसको सही करने का तरीका कैसे ढूंढोगे? एडिसन एक बल्ब के लिए 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन ट्रायल्स को अगर उन्होंने गलती माना होता तो शायद वो पहली बार में रुक जाते। देखो, बाय नेचर हमें डर गलती करने से नहीं, बल्कि उसके बाद मिलने वाले लोगों के रिएक्शन से लगता है। मतलब थर्ड वॉल, फियर ऑफ जजमेंट। बचपन में जब घर पे कोई गेस्ट आता था और मम्मी कहती थी, बेटा वो गाना सुनाना जरा, या फिर बेटा सबको डांस करके दिखाओ, और हम एकदम से शुरू हो जाते थे और हमें देख के सब हंसते थे। पर वक्त के साथ साथ हमें उसी हंसी से डर लगने लग गया। कुछ काम करने का मन तो है, लेकिन 4 लोग क्या कहेंगे। इंटरेस्ट तो आर्ट्स लेने में था, पर दोस्त और रिश्तेदार क्या बोलेंगे। जिसका कंटेंट देख रहे हैं उससे बेटर बना सकते हैं, पर अगर कंटेंट चला नहीं तो लोग टॉन्ट करेंगे। खुद के ख्यालों से पहले जब दूसरे के ख्याल हमारे दिमाग में आने लगे तो हम चाहकर भी अपने ख्यालों को ऊपर नहीं उठा सकते, जो अल्टीमेटली हमारे अंदर क्रिएटिव थिंकिंग की जगह फियरफुल थिंकिंग पैदा कर देता है। और इसके सोल्यूशन के लिए सोसाइटी हमें देती है हमारी 4th वॉल, पैटर्न वॉक। हमें हर चीज को करने के ना सिलेक्टेड रास्ते पहले से दे दिए जाते हैं, एक पैटर्न दे दिया जाता है। अच्छा बच्चा बनना है तो अच्छा बच्चा वो होता है जिसके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे होते हैं। अच्छी जॉब चाहिए तो साइंस स्ट्रीम बेस्ट रहेगी। सोसाइटी में इमेज अच्छी उसकी होगी जो वो प्रोफेशन चूज करेगा जिसमें सब जा रहे हैं। बेशक बने बनाए रास्तों पर चलना हमें कंफर्ट और लोगों का सपोर्ट देता है, पर स्पीड जो है ना वो भीड़ से ज्यादा खाली रास्तों पे चलने पे मिलती है। इनफैक्ट पिकासो ने खुद कहा है कि लर्न द रूल्स लाइक अ प्रो सो यू कैन ब्रेक देम लाइक एन आर्टिस्ट। और अगर आप इन सब से बचे रहते हो तब आती है लास्ट वॉल जो आपके ब्रेन को ऊपर नहीं उठने देती, और वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सोचो कहीं जाने के लिए अगर आपके सामने 10 रास्ते हो, आप तब इजीली डिसाइड कर पाओगे या फिर तब जब सिर्फ 2 रास्ते हो? ये है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। स्कूल में हमने मार्क्स के लिए डेटा स्टोर किया, उसके बाद कॉलेज के लिए, फिर जॉब इंटरव्यू के लिए, और आज जब कुछ भी चाहिए तो सिर्फ एक क्लिक में हमारे सामने होता है। सिर्फ 1 सेकंड में हजारों सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और ये गलत नहीं है, लेकिन जब सब कुछ हाथ में मिल रहा है तो खुद से सोचने की जरूरत ही क्या है। पर अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, आइडिएशंस, इनोवेशंस, नेक्स्ट लेवल थिंकिंग, वो तो दिमाग से और क्रिएटिव सोच से निकलेगी ना। अल्टीमेटली ये सारी वॉल्स मिलकर टाइम के साथ साथ आपके थॉट प्रोसेस को ना ऐसे बाउंड कर देती है कि आप चाहकर भी आउट ऑफ द बॉक्स देख नहीं पाते। अब बेशक आप बीते हुए पास्ट, एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी को बदल तो नहीं सकते, पर खुद के ब्रेन को ऐसे अपग्रेड जरूर कर सकते हो कि किसी भी प्रॉब्लम के इतने सॉल्यूशंस देख पाओ जो इन वॉल्स की वजह से आप देख नहीं पाते। इसके लिए ना आपको ब्रेन के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे क्रिएटिव थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं, या फिर यूं बोलूं कि अगर अपने विंग्स को मजबूत करना है तो उन विंग्स को समझना बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन जी का एक बहुत अच्छा कोट है
इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। पर सरप्राइजिंगली हमारे पूरे लर्निंग करियर में इमेजिन करना कैसे है, उसका फायदा क्या है, ये कभी कोई बताता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ब्रेन में आखिर क्रिएटिव थॉट्स आते कैसे हैं। अब ये तो सबको पता है कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की तरह अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है, पर बॉडी के किसी पार्ट में जब प्रॉब्लम होती है तो हमें पता होता है उसको कैसे सही करना है, उसके लिए क्या ठीक रहेगा। ऐसी ब्रेन क्रिएटिव थिंकिंग जिन पार्ट्स में लाई करती है, उन्हें सही करने के लिए उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कनाडा में एक स्टडी कंडक्ट करी गई, जिसके लिए रिसर्चर्स ने 69 पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उनकी ब्रेन स्कैनिंग करते हुए उनसे कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करवाई, जैसे कि एक ब्रिक का क्या अलग अलग यूज हो सकता है, या वो सारी एक्टिविटीज जिसमें उन्हें अपनी इमेजिनेशन का यूज करना पड़े। कंप्लीट स्टडी के बाद रिसर्चर्स ने देखा कि सभी पार्टिसिपेंट्स की इमेजिनरी थिंकिंग के वक्त ब्रेन के 3 स्पेसिफिक रीजन्स एक्टिव थे, और वो सिर्फ एक्टिव ही नहीं थे बल्कि वो कलेक्टिवली एक टीम की तरह काम कर रहे थे। ये थे डीएमएन यानी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, सेलियंस नेटवर्क और एग्जेक्टिव कंट्रोल नेटवर्क। इस स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो लोग इन तीनों नेटवर्क्स के बीच फास्ट और फ्लेक्सिबल स्विचिंग कर पाए, उनके आइडिया ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा यूनिक निकले। मतलब अगर आपका ब्रेन एफिशिएंटली इन तीनों सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट कर पाता है तो आप ज्यादा नेचुरली क्रिएटिव बन जाते हो। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास की वॉल्स कितनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, अगर आपको इन ब्रेन रीजन्स को कंट्रोल करना आता है तो आप हर प्रॉब्लम को मास्टर लेवल पर सॉल्व कर पाओगे, मतलब अपने विंग्स को खोल पाओगे। इन ब्रेन पार्ट्स को एक्टिव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एंड इजी टू एग्जीक्यूट टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको अपनी आने वाली लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और थर्ड चैप्टर पे जा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में हमें हर चीज सिखाई गई, पर माइंड की एक्चुअल पावर क्या है, इसको यूज कैसे करना है, ये कभी सिखाया ही नहीं। मेजॉरिटी लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन कुछ टाइम लगाकर इस माइंड की पावर को समझते नहीं है, इसको सीखते नहीं है। और मैं पिछले 12 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ, उनके माइंड्स को रिप्रोग्राम कर रहा हूँ, उनके मेंटल बैरियर्स को ब्रेक कर रहा हूँ और इंश्योर कर रहा हूँ कि लोग अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जी पाए। और अब घर बैठे जूम पे लाइव अटेंड कर सकते हो। इस 4 घंटे के लाइव सेशन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करूंगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे कि क्या होती है ये, कैसे आप आज जो भी हो, आपका हर डिसीजन, आपका सक्सेस, आपका फेलियर उससे कंट्रोल होता है, और कैसे आप अपने थॉट्स को रियलिटी बना सकते हो। मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, कैसे मैंने अपनी लाइफ बदली मैनिफेस्टेशन से। साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा, मेथड्स और टूल्स दूंगा जिससे आप भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। 21 डे एक्शन प्लान की बात करेंगे, सो दैट आपकी कंफ्यूजन्स क्लैरिटी में बदले, आपका फियर कॉन्फिडेंस में बदले और आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो हम एक्शन में बदलेंगे। ये कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है, ये एक लाइव वर्कशॉप है। लिमिटेड सीट्स हैं। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपको टूल्स दूंगा और रियल टाइम शिफ्ट आप एक्सपीरियंस करोगे। आपको एक वर्कबुक भी मिलती है जिसको आप साथ साथ फिल करते हो, जिससे आप खुद को डीपली समझते हो और अपने अंदर एक चेंज एक्सपीरियंस करते हो। एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप अपने आने वाली पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि वर्कशॉप ने आपको वैल्यू नहीं दी तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि 10 बजे आप इस वर्कशॉप में अलग इंसान आओगे और 2 बजे अलग इंसान जाओगे। अगर आपको लगता है कि टाइम आ गया है अपनी लाइफ बदली जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिर्जापुर के गुड्डू भैया याद है? मिडिल क्लास आदमी नहीं होता क्या? मिस्टर पूर्वांचल बनने के लिए वो अपनी बॉडी को अच्छे करने के चक्कर में सब कुछ कर देता है। ऑब्वियसली अब उसका रास्ता तो सही नहीं होता, पर पॉइंट ये है कि एक एथलीट को अगर मैराथन भागनी है तो वो क्या करेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा। किसी को अगर जेवलिन फेंकनी है तो वो बार बार फेंक के सीखता रहेगा। एक अच्छा शॉट जो होता है, एक अच्छा बॉल जो होता है, एक अच्छा कैच होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे प्रैक्टिस होती है। मतलब चीजों को रेपिटेशन पे करना, ये एक लौता तरीका है ह्यूमन बॉडी से कोई भी चीज एफिशिएंटली कराने का, और यही चीज हमारे ब्रेन के लिए भी एप्लीकेबल है। पर बचपन से आज तक हमने ब्रेन को प्रैक्टिस तो कराई है, पर एक ही चीज की, डेटा स्टोर करने की। हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, हमारा डीएमएन रीजन, जिसका काम होता है खाली वक्त पर खुराफाती आइडियाज ढूंढना, उसे वक्त ही नहीं मिल रहा एक्टिव होने का। रीजन क्या है? रीजन है आज हमारे पास ना बोर होने का वक्त ही नहीं है। सुबह उठते आंख खोलने से लेकर रात को आंख बंद करने तक जिस वक्त भी हम अकेले पड़ते हैं तुरंत एंगेज्ड होना शुरू कर देते हैं। मेट्रो का वेट कर रहे हैं तो फोन, उसके अंदर बैठ गए तो फोन, बाहर जाके कैब बुक करी तो फोन, और वो रास्ता काटने के लिए फिर से
फोन। ऑफिस का काम और काम के बीच रेस्ट के नाम पे फिर से फोन। और अगर फोन नहीं भी चल रहा तो कान में एयरपॉड्स। कई रिसर्चेस, स्टडीज और न्यूरो साइंटिस्ट बार बार ये बताते हैं कि पॉज ये हमारे ब्रेन की मेंटल हेल्थ के लिए ना एक मेडिसिन की तरह है। साइकोलॉजी प्रोफेसर सायराज पाटकी ने बताया कि जब हम खाली होते हैं ना, उस वक्त हमारा ब्रेन एक इंक्यूबेशन स्टेट में पहुंचता है, जहां पे हमारा माइंड हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को सबकॉन्शियस लेवल पे सॉल्व करने लग जाता है। यही रीजन है कि कैसे आर्किमिडीज को उनका आइडिया बाथटब में खाली बैठे आया। हैरी पॉटर के ऑथर जेके रोलिंग को उनके स्पेल और हॉगवर्ट्स के कई थॉट्स शार में आए थे। जेम्स बॉन्ड क्रिएटर फ्लेमिंग को इस कैरेक्टर का आइडिया खुद को जानबूझ के रूम में अकेले लॉक करने पे आया। यहां तक कि ग्रेटेस्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट थॉट आइंस्टाइन को कब आया? जब वो खाली अपने ख्यालों में खोए हुए डे ड्रीमिंग कर रहे थे। इसलिए क्रिएटिव पॉज जरूरी है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, हम क्या करते हैं? हम तुरंत सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, किसी को कॉल करके पूछते हैं। बट क्रिएटिव लोग ना कुछ डिफरेंट करते हैं। जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क आता है, कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो वो एक पॉज लेते हैं। एक 5 मिनट का क्रिएटिव पॉज लेकर देखो। फोन को साइड रखो और बस प्रॉब्लम को माइंड में रखो। कुछ नहीं करना, माइंड को घूमने फिरने दो, अपने डीएमएन को काम पे लगने दो, उसको वक्त दो। एग्जाम्पल देता हूं कि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी कंपनी के लिए, जॉब के लिए। अब नॉर्मल अप्रोच क्या होगी? पावर पॉइंट खोलो, टेम्पलेट ढूंढो, गूगल करो, बनाना शुरू कर दो। अब क्रिएटिव अप्रोच क्या कहते हैं? कि सोफे पे बैठो, 5 मिनट सिर्फ सोचो, यार मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, इसमें क्या अलग एंगल ला सकता हूँ, क्या डिफरेंट किया जा सकता है, ऐसा क्या है जो कम टाइम में हो सकता है, ऐसा क्या है जो नया हो सकता है। अब मान लो किसी के साथ बार बार कलेश होते हैं, झगड़े होते रहते हैं, हर बार लड़ते हो, तो एक बार 5 मिनट का पॉज लो, सोचो कि हम हर बार इस चीज पे लड़ते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसका क्या किया जा सकता है। आप देखो बड़े से बड़े स्टार्टअप आइडियाज, इन्वेंशंस, बड़ी से बड़ी फिल्म्स कहां से निकली हैं? ऐसे पॉजेस से निकली है। फाउंडर्स ने प्रॉब्लम्स देखी, सोचा और आइडियाज निकले। एंड वैसे भी जब आप स्ट्रेस में होते हो, गुस्से में होते हो, जब इमोशंस आप पे हैवी होती है, तब आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, आपको क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते। डीएमएन तब एक्टिवेट होता है जब आप रिलैक्स स्टेट में होते हो। शुरू में आपको जानबूझ के इस तरह के क्रिएटिव पॉज लेने होंगे। धीरे धीरे आपके ब्रेन के डीएमएन को एक्टिव होने की आदत पड़ती जाएगी। धीरे धीरे नेचुरली आपकी लाइफ का, आपकी थिंकिंग का पार्ट बनता जाएगा। आप इसके लिए ट्रेन हो जाओगे। फिर आप भी वो बन जाओगे जो बातें करते हुए ना बातों को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स नहीं नजर आती, प्रॉब्लम्स में छुपे आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज नजर आती। और अगर आप ये समझना चाहते हो कि दुनिया को नेक्स्ट लेवल पे जाके ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। अब बारी आती है दूसरे पार्ट की, ब्रेन के सैलियंस नेटवर्क की। एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी से बात करते हुए ना आपके माइंड में 2-3 जवाब तो आ रहे हैं। अब ब्रेन को ये कैसे ट्रेन करें कि वो सबकॉन्शियसली, बिना कॉन्शियस प्रोसेसिंग के, बिना टाइम लगाए बेस्ट जवाब निकाल दे। ये पॉसिबल है। इसके लिए ब्रेन को चाहिए डिसीजन ट्रेनिंग। और इस डिसीजन ट्रेनिंग की वजह से ना आप सिर्फ क्रिएटिवली नहीं सोच पाओगे, आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होगी। जो हम प्लान करते रहते एक्शन नहीं लेते, ओवर प्लानिंग होती है, वो भी कम होगी। बात पे अगर आपको कंफ्यूजन्स होती हैं, डिसीजन ट्रेनिंग से आप वो भी खत्म कर सकते हो। क्या है डिसीजन ट्रेनिंग? आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। करना क्या है, आपको अपने कुछ डिसीजंस हर रोज 30 सेकंड के अंदर लेने। मैं यहाँ पे बड़े डिसीजंस की बात नहीं कर रहा, आपके लाइफ के, आपके करियर के या लाइफ पार्टनर चूज करने का डिसीजन 30 सेकंड में नहीं लेना। लेकिन हर रोज ऐसे हम कई डिसीजंस लेते हैं जिनका हमारी लाइफ में सही या गलत होने से खास फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी हम उनके बारे में सोचते रहते, ओवरथिंक करते रहते, कंफ्यूज रहते हैं। इस चीज को ठीक करना, ब्रेन को हैबिट डालनी है। तो अपने आप को सिर्फ 30 सेकंड देने डिसाइड करने के। फॉर एग्जांपल, किसी रेस्टोरेंट में गए हो, क्या खाना है, 30 सेकंड में डिसाइड करो। नेटफ्लिक्स पर क्या देखना है, सोचते मत रहो, मुझे 30 सेकंड में डिसाइड करना है। आज मुझे क्या पहनना है, कपड़े 30 सेकंड में डिसाइड करने हैं। देखो हमारा जो ब्रेन है ना, वो तेज सोचने की कैपेसिटी रखता है, पर हम उसको ना ट्रेन करने की जगह स्लो कर देते हैं। पर ये 30 सेकंड डिसीजन ट्रेनिंग से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो, क्विकली इवैल्यूएट करे, क्विकली फिल्टर करे और क्विकली कंक्लूड करे। अब इसके बाद हमें चाहिए ECN, एग्जेक्टिव कंट्रोल नेटवर्क। इंडिया के किसी फंसे हुए मैच में धोनी की कैप्टनसी याद है? जहां सब परेशानी में होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, क्या करना है, क्या होगा, वहां माही बिल्कुल काम स्टेट में एक्शन लेते हैं। वो मैच था ना, बांग्लादेश को एक बॉल में 2 रन चाहिए थे और धोनी पहले से ही अपना ग्लव उतार लेते हैं और रन आउट करके मैच जिता देते हैं। यही धोनी वाला काम करता है हमारे ब्रेन का ECN रीजन, जिसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। देखो, आपने क्रिएटिव थॉट सोचे, आपने सही डिसीजन बना लिए, इस सब का क्या फायदा अगर एग्जीक्यूशन नहीं है, अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बस वीडियो देखी और आपका क्रिएटिविटी लेवल जो 2 था वो बस अब 10 हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है।
हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए ना हर रोज कुछ एक्शंस लेने होंगे। हर रोज कुछ ऐसा हो जो आपके ब्रेन के क्रिएटिव पार्ट्स को एक्टिवेट करे। मतलब हर दिन कोई क्रिएटिव एक्शन जरूर लो। छोटा एक्शन, बड़ा एक्शन, लेकिन कोई क्रिएटिव एक्शन हर दिन लो। किसी दिन डिफरेंट रूट से कॉलेज जाना या ऑफिस जाना, कोई नई चीज ट्राई करना, कुकिंग हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, कोई नई रेसिपी बना के देख लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई अलग जॉनर का म्यूजिक लगा के देखता हूँ, या रेस्टोरेंट में गया हूँ तो मेन्यू से कुछ ऐसा ऑर्डर करता हूँ जो कभी खाया ना हो। आज दोस्तों से जब उनके साथ बैठूंगा तो उनको कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ के कन्वर्सेशन शुरू करता हूँ। ये सब आपके ब्रेन के क्रिएटिव एक्शन टेकिंग मसल्स को बिल्ड करता है, आपके एग्जीक्यूटिव नेटवर्क को डायरेक्टली हिट करता है। अब अगर पूरी ट्रेनिंग को एक लाइन में समझे तो DMN है आपकी इमेजिनेशन, SN है फिल्ट्रेशन ऑफ इमेजिनेशन और ECN है एग्जीक्यूशन ऑफ इमेजिनेशन। इन प्रैक्टिस से आप इन 3 ब्रेन रीजन्स को इस तरह ट्रेन करने वाले हो कि आपके ब्रेन की क्रिएटिव थिंकिंग को सबकॉन्शियस लेवल पर एनकोड कर देंगी, जिससे आप सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं बल्कि लाइफ के हर बड़े से बड़े डिसीजन को लेने में, रिलेशनशिप्स में आती हुई प्रॉब्लम्स को बिना झगड़े के सॉल्व करने में, ऑफिस के काम में घंटों देने की जगह उसको स्मार्टली मैनेज करने में, और अल्टीमेटली एक कॉमन मैन की जगह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनने में यूज कर पाओगे। बेस्ट सेलिंग ऑथर एलिजाबेथ गिलबर्ट की एक लाइन है, अ क्रिएटिव लाइफ इज एन एम्प्लीफाइड लाइफ। इट्स अ बिगर लाइफ, अ हैप्पियर लाइफ, एन एक्सपेंडेड लाइफ एंड अ हेल लॉट ऑफ मोर इंटरेस्टिंग लाइफ। और क्योंकि आपको पता है कि क्या है आपका बॉक्स, कैसे दिखते हैं आपके विंग्स और क्या तरीका है इनको खोलने का, सो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।